तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को बायोलॉजी की दुनिया में स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग बायोलॉजी का जो 5वां चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय, उसको अच्छे तरीका से सीखेंगे। ये बच्चों आपके एग्जाम में काफी अहम रोल निभाता है। जैसे मैं आप लोग को सबसे पहले बच्चों बता दूं कि इसका एग्जाम में, आपके एग्जाम में क्या महत्व रहेगा, तो आप लोग अच्छे तरीका से सीख लीजिए। देखिए बच्चों, अगर यहां से हम लोग पूछे कि ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न आता है कितना आता है, तो देखिए कम से कम 3 या 4 प्रश्न रहेंगे, एकदम फिक्स है बच्चों। यहां से जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है ना, शॉर्ट प्रश्न, वो 2 से 3 देखने को मिलता है। और बच्चों यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी बच्चों एक यहां से आ जाता है। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कितना नंबर का होगा। अगर 3 नंबर का भी ऑब्जेक्टिव आया तो 3 नंबर हो गया, और मान लीजिए कि 3 को लघु उत्तरीय आ गया तो 3 दूनी 6 नंबर का हो गया, और 5 नंबर का एक ही बार लॉन्ग आ जाएगा, तो 6 5 11 और 3 बच्चों कितना हो जाएगा 14। मतलब कम से कम यह 12 से लेकर के 14 मार्क्स का यह चैप्टर है ना बच्चों। यह 12 से लेकर के 14 मार्क्स का चैप्टर है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसका एग्जाम में कितना महत्व रहेगा। अब हम लोग ये सारी चीज को हटा करके और इस चैप्टर के बारे में बच्चों हम लोग अध्ययन करना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग नियंत्रण के बारे में बच्चों जानेंगे। क्या करेंगे? नियंत्रण के बारे में। नियंत्रण का मतलब होता है बच्चों काबू पाना, है ना। नियंत्रण का मतलब होता है काबू पाना कोई चीज पे। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर आग लग गया है और आग पर हम लोग नियंत्रण पा लिए, मतलब आग पर हम लोग क्या कर लिए? काबू पा लिए। तो अब तो आप लोग समझ गए, लेकिन बच्चों ये हम लोग को पढ़ना है पेड़ पौधा में, मानव में, तो हम लोग तो आग नहीं ना बुझाएंगे। अब हम लोग में जो काबू पाएंगे या पूरे शरीर पर जो नियंत्रण करेंगे वो कैसे करेंगे, यही तो आज के चैप्टर में पढ़ना है बच्चों। एक चीज जो आता है समन्वय, इसका मतलब मैं आप लोग को सबसे पहले समझा दूं बच्चों। समन्वय का अगर एक अर्थ में, अगर एक वर्ड में अगर हम इसका मतलब समझे तो इसका मतलब होता है तालमेल। क्या होता है जी? तालमेल। लेकिन अगर इसको विस्तार रूप से मैं आप लोग को समझाऊं तो देखिए क्या होगा, थोड़ा सा आप लोगों को तो वेट करना पड़ेगा अगर आप लोग सीखना चाहते हैं। देखिए जी, समन्वय का मतलब होता है तालमेल। जैसे बच्चों मान लीजिए कि हम लोग खाना खा लिए, तो खाना खाने के लिए जिस तंत्र का हिस्सा रहता है, मेन भागीदारी रहता है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं पाचन तंत्र। क्या बोलते हैं जी? पाचन तंत्र। क्योंकि खाना खाने में और उसको पचाने में जो अहम रोल निभाता है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं पाचन तंत्र। क्या पाचन तंत्र अकेले सारा काम कर पाएगा? तो कहिएगा नहीं। इसमें बच्चों हम लोग जब तक श्वसन करके गलती लिख रहे हैं बच्चों, श्वसन करके ऑक्सीजन नहीं देंगे किसको? तो पचा हुआ भोजन को बच्चों, खाना को, जो खाना कैसा है? पच चुका है, तब तक वो भोजन ऑक्सीकृत नहीं होगा। ऑक्सीकृत का मतलब क्या? कि वो टूटेगा नहीं। क्या चीज में नहीं टूटेगा? तो बच्चों वो ग्लूकोज में नहीं टूटेगा, है ना बच्चों। वो क्या होगा? ग्लूकोज में नहीं टूटेगा, और ग्लूकोज में नहीं टूटेगा तो हम लोग को ऊर्जा नहीं मिलेगा बच्चों, ऊर्जा नहीं मिलेगा। इसलिए बताइए इसमें श्वसन जो तंत्र है, श्वसन तंत्र, वो भी साथ में काम करना पड़ेगा। इसको आप लोग को मैं थोड़ा विस्तार से समझा रहा हूं कि ये क्यों जरूरी है। देखिए, और मैं बच्चों अगर दिखाऊं तो उत्सर्जन तंत्र बच्चों क्या है? उत्सर्जन तंत्र। अब मान लीजिए भोजन हम लोग ग्रहण कर लिए, पच गया और वो ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत भी हो गया, लेकिन कुछ ऐसा भी रहता है जो अपशिष्ट रहता है, जो बेकार रहता है बच्चों, जो नहीं पच पाता है, तो उसको उत्सर्जन के चाहे जो उत्सर्जन तंत्र है उसके द्वारा हमारे शरीर से क्या कर दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, बता दो, तो बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर है? इतना ही नहीं है बच्चों, ये हमारे शरीर में देखिए टोटल 12 तंत्र होता है बच्चों। हमारा जो शरीर है वो 12 तंत्र से मिल करके बना है, या 12 को तंत्र इसमें सुचारू रूप से काम करता है। सब अलग अलग सब है, ठीक है ना। सबको मैं बता रहा हूं अभी, लेकिन सबको नहीं, कुछ मैं बताऊंगा जिससे आप लोग ये समझ जाओगे कि हाँ सर समन्वय अब हम लोग समझ गए। देखिए उत्सर्जन तंत्र जो है बच्चों, ये अपशिष्ट पदार्थ, जो बेकार चीज है उसको बाहर निकालने में मदद करता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को मैं बता दूं, जैसे परिवहन तंत्र हो गया। क्या हो गया जी? परिवहन तंत्र। ये सब 10 क्लास में है इसलिए मैं बता रहा हूं, है ना। अब कंकाल तंत्र नहीं है, कंकाल तंत्र, तो कंकाल तंत्र का भी कहीं ना कहीं इसमें काम होता है। देखिए अभी आप देखिए परिवहन तंत्र। अब मान लीजिए भोजन पच चुका है, तो जहां पर पचा है तो जगह ना रहेगा, उसको दूसरे जगहों पर नहीं ले जाया जाएगा, तो ले
ले जाने में बच्चों कुछ तंत्र भाग लेता है, जिसको हम लोग परिवहन तंत्र बोलते हैं। और ये सब मेरे प्यारे बच्चों एक साथ जब मिल करके काम करता है तो उसी को बोलते हैं समन्वय स्थापित किया है। ठीक है ना बच्चों, ये सब अपने साथ तालमेल। जैसे मान लो कि हम रास्ता में चल रहे हैं और पैर में कांटा चुभा, अब कांटा गड़ा उही मा ऐसा होगा ना बच्चों। जैसे कांटा गड़ेगा तो क्या करेंगे, पैर में कांटा गड़ेगा, पैर में उई ऐसे आएगा ना आवाज, या ओ ऐसे आएगा आवाज। तो इस प्रकार से बच्चों जो आवाज आएगा तो पैर का कनेक्शन क्या है, मुंह से है। तो आप लोग अब समझ गए कि जो एक भाग को दूसरे भाग से स्थापित या तालमेल करके जो नियंत्रण करेगा उसको हम लोग समन्वय बोलेंगे। तो नियंत्रण और समन्वय का मैंने अर्थ अभी तक बताया बच्चों। अब मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं कि इस टॉपिक अंतर्गत आप लोग को मैं क्या क्या सिखाऊंगा बच्चों। इसमें मैं आप लोग को इस टॉपिक अंतर्गत मतलब इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे, कुछ आप लोग को तथ्य भी समझाएंगे, फैक्ट बताएंगे, जो आप लोग को पढ़ने में थोड़ा और इंटरेस्टेड कर देगा, है ना। देखिए बच्चों, इसमें टॉपिक जो सबसे पहले है, सबसे पहला अगर हम लोग इसमें टॉपिक देखेंगे तो पौधा में वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। एक नंबर में बच्चों क्या रहेगा, पौधा में वृद्धि नहीं बल्कि पौधा में गति, जिसको हम लोग पादप गति बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, पादप में गति। अलग अलग प्रकार से गति होता है, जिसको मैं पूरा एकदम मैंने समझ लो कि अच्छे तरीका से समझाने का आप लोग को मैंने यहाँ पर बहुत सारे चीज इकट्ठा करके रखा है बच्चों। दूसरा का बच्चों पादप पर नियंत्रण हम लोग पढ़ेंगे, है ना। पादप हार्मोन के बारे में, पादप हार्मोन्स के बारे में बच्चों, पादप हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। और पादप में हार्मोन्स जो होता है 5 प्रकार के होता है। आप लोग से मैं पूछूंगा कि जो पेड़ पौधा होता है उसमें दिमाग होता है, तो कहिएगा नहीं। तो उसमें नियंत्रण आखिर किसके द्वारा होता है, तो बच्चों यही हार्मोन के द्वारा, जिसके बारे में मुझे बताना है आगे। आप लोग केवल देखते चलिए। देखिए जी, तीसरा नंबर पर मेरे प्यारे बच्चों है न्यूरॉन के बारे में। क्या है जी, न्यूरॉन के बारे में। उसके बाद क्या पढ़ाएंगे, न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन ये मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं, और यहीं से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है। कई बार आ गया है कि तंत्रिका तंत्र का नामांकित चित्र बनाए, जो आप लोग के 5 नंबर का डायरेक्ट आता है न्यूरॉन का फोटो बनाने के लिए, और एक नेफ्रॉन, 2 को फोटो भी आता है ज्यादा से ज्यादा बच्चों। इसके बाद चौथा नंबर में आप लोग को मैं बताऊंगा मानव मस्तिष्क के बारे में। क्या बताएंगे बच्चों, मानव मस्तिष्क के बारे में। मानव मस्तिष्क के बारे में आप लोग को मैं सिखाऊंगा दिमाग के बारे में, है ना बच्चों। मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे ही शायद रहेगा। देखो 5वां नंबर में बच्चों रहेगा मानव शरीर की ग्रंथियां। बच्चों क्या पढ़ेंगे, मानव शरीर की ग्रंथियां। आप लोग अच्छे तरीका से ये सारे टॉपिक को एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप लोग को पता चले कि आप लोग को महान सर क्या क्या सिखाने वाले हैं। सबसे मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को पादप में गति है वो आप लोग को सिखाने के लिए अब हम चल दिए हैं। 1 नंबर में बताइए आप लोग को क्या सिखाएंगे, पादप में गति। बच्चों बताइए क्या बताएंगे, पादप में गति। और ये देखिए कैसे कैसे गति करता है, सारे मैं आप लोग को बताऊंगा इमेज बना करके, ताकि आप लोग को सारी चीज अच्छे से समझ में आ सके। देखिए बच्चों, सबसे पहले का जो है ये प्रकाश अनुवर्तन है। क्या जी, प्रकाश अनुवर्तन गति, प्रकाश अनुवर्तन गति। अब कहिएगा कि सर ये क्या होता है, तो बच्चों देखिए पेड़ पौधा जो है ना अक्सर प्रकाश की ओर गति करता है। मैं आप लोग को सबसे पहले समझा दूं कि पेड़ पौधा तो अब जहां रहेगा वो जी रहेगा चुपचाप, अब वो दौड़ने कब लगेगा, गति कब करने लगेगा, अभी मैं बता रहा हूं। देखिए ये आप लोग एक्सपेरिमेंट देखेंगे, और ये बच्चों आप लोग कर भी सकते हैं, ये कोई ज्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं है। ऐसे मान लीजिए हम बना दिए, और यहाँ पर एक गमला लगा देते हैं। गमला आप लोग जानते हैं ना, कोई बच्चों हम लोग यहाँ पर गमला लगा देते हैं, और इसमें ऐसा पौधा रोपेंगे जो तेजी से ग्रो करने वाला है। बच्चों कैसा लगाएंगे, जो तेजी से ग्रो करेगा, है ना। अब ये जैसे देखिए सीधा जाएगा, लेकिन यहाँ से अब ये गति करेगा, और जिधर से प्रकाश आ रहा है उधर जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ पता भी बना दिया जाए, है ना बच्चों। इसमें कुछ हम लोग क्या करेंगे, पता भी बना देंगे। चलिए ताकि ये पता चले कि इसमें पता भी है। चलो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, आप लोग अच्छे से ड्राइंग बना लीजिएगा। चलो अब देखो ये अब किधर जाएगा, अभी सीधे जाएगा क्या, नहीं। ये देखो बच्चों ये कहाँ जाएगा, ये अभी साइड से अभी निकल के जहां से प्रकाश आ रहा है
उस रास्ते से ये बाहर निकल जाएगा, है ना। ये इस रास्ते से मेरे प्यारे बच्चों बता दो क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्रकाश अनुवर्तन गति। आप लोग अभी समझ गए, लेकिन ये ऐसे नहीं बच्चों। यहाँ पर मान लीजिए तो बाहर तो सूर्य बाबा रहेंगे, है ना। आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा, जैसे आप लोग को बनाना है। हम सूरज बाबा बना दे रहे हैं। ये बच्चों पूरा सूरज बाबा क्या कर रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं। और प्रकाश जो है ये कटा हुआ भाग से ही तो जाएगा ना, तो जहां से जा रहा है वैसे वैसे ही प्रकाश जो है, सॉरी पेड़ जो है वो गति करता है। इसलिए बच्चों हम लोग इसको क्या बोलेंगे, प्रकाश अनुवर्तन गति। पेड़ पौधा का जो भाग है वो प्रकाश की दिशा में गति करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश अनुवर्तन। अब देखिए लिखेंगे पौधे, बच्चों क्या लिखेंगे, पौधा लिखा जाए, पौधा का, पौधा के अंग का, पौधा के लिखा जाए पौधे, पौधे के अंग का प्रकाश के दिशा में। बच्चों क्या लिखेंगे, प्रकाश की दिशा में, दिशा में गति, प्रकाश की दिशा में गति। बताइए क्या कहलाता है, प्रकाश अनुवर्तन गति कहलाता है। बच्चों क्या कहलाता है, प्रकाश अनुवर्तन गति, प्रकाश अनुवर्तन, प्रकाश अनुवर्तन गति कहलाता है, गति कहलाता है। चलो ये तो आप लोग समझ गए कि प्रकाश अनुवर्तन गति, जहां से प्रकाश आएगा उसी डायरेक्शन में जो है ना पेड़ पौधा गति करेगा, उसी दिशा में। बोलो बउआ, समझ में आया ना। अरे सब एक समझ में आ जाएगा, हमारा पूरा एकदम गारंटी है। मैं एकदम एक चीज समझा दूंगा। अब ये मैं पूछूंगा कि बताइए प्रकाश अनुवर्तन गति आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो कहिएगा ना बच्चों कि देखिए प्रकाश अनुवर्तन गति, चाहे यह गति, क्या लिखेंगे बच्चों, यह गति पौधा के, बच्चों कहाँ होता है, यह गति पौधा के शीर्ष भाग। बच्चों कहाँ होता है, शीर्ष भाग या पत्ता में, है ना। शीर्ष भाग या बच्चों क्या होता है, यह गति शीर्ष भाग या पत्तों में पाया जाता है, पत्तों में पाया जाता है। अच्छा ये याद करना है, तो ये फोटोए बना दिए जिसको आप लोग हमेशा याद रखोगे, हमेशा हमेशा, है ना बच्चों। चलो ये तो अब आप लोग समझ गए। अब दूसरा का मेरे प्यारे बच्चों है, अब ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, नहीं तो आप लोग किताब से सारे लिख लेंगे। और एक चीज आप लोग को टेंशन नहीं लेना है कि सर क्वेश्चन आंसर कराएंगे नहीं, तो क्वेश्चन आंसर भी मैं करवाऊंगा बच्चों, और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी करवाऊंगा। आप लोग को थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब देखिए जी गुरुत्वानुवर्तन, दूसरा का बच्चों क्या है, गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन गति, है ना, गुरुत्वानुवर्तन गति। अब कहिएगा कि यह सर क्या है गुरुत्वानुवर्तन गति, तो अभी मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को समझाऊंगा दो फोटो बना करके। जैसे हम लोग यहाँ पर गमला बना लिए, क्या कर लिए बच्चों, गमला बना लिए, और इस गमला में गमला ही नहीं बनाया बल्कि इसमें एक पौधा भी लगा दिए। पौधा को हम लोग ऐसे बना ले रहे हैं। चलिए इसमें बच्चों हम लोग क्या कर लिए बताइए, तो इसमें हम एक गमला लगा लिए जिसमें पौधा भी लगा लिए। चलिए इस प्रकार से इसमें नया एक पौधा उग रहा है। तो बच्चों इसमें देखिए आप लोग क्या देखेंगे कि जो जड़ है ना, जो जड़ बच्चों क्या करता है, तो जड़ जो है हमेशा नीचे की तरफ गति करता है। बच्चों जड़ क्या करता है, नीचे की तरफ गति करता है, है ना। अब कहिएगा सर कौन जड़ तो है नहीं निकल जाता है ऐसे, तो वो बच्चों नीचे ही तो जाता है, वो जड़ थोड़े ऊपर क्या निकल जाएगा। वो क्या करता है, जड़ जो है नीचे की तरफ गति करता है। तो चलिए आप लोग को ये समझाने से पहले गुरुत्वानुवर्तन गति, आप लोगों को मैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में थोड़ा बता दूं। गुरुत्वाकर्षण बच्चों, गुरुत्वाकर्षण की खोज कौन किए थे, गुरुत्वाकर्षण का खोज कौन किए थे, उसके बारे में आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। और जो गुरुत्वाकर्षण है ना मेरे प्यारे बच्चे, देखिए गुरुत्वाकर्षण जो है ये पृथ्वी एक बल लगाती है बच्चों। क्या करती है, पृथ्वी एक बल लगाती है, और जिस बल के द्वारा वो अपने तरफ कोई भी चीज को क्या करती है, आकर्षित करती है, मतलब खींचती है। कोई भी चीज को क्या करती है, जैसे मान लीजिए कि ये पेन को हम लोग गिराएंगे तो क्या हो रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है। तो जिस बल के द्वारा ये खींचता है उसी को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। बच्चों ये एक न्यूटन साहब थे और जाकर के पेड़ के नीचे बैठे थे और ऊपर से सेब गिरा, तो सोच में पड़ गए कि आखिर ये सेब जो गिरा नीचे ही क्यों गिरा, ये तो ऊपर भी जा सकता था। तो वहीं पर बच्चों ये नियम लगा और वो खोज किए। तो गुरुत्वाकर्षण के प्रतिपादन बच्चों न्यूटन जी किए हैं। गुरुत्वानुवर्तन गति, अब देखिए क्या होगा,
तो गुरुत्वानुवर्तन गति, तो जो पेड़ पौधा के जो अंग है वो गुरुत्वाकर्षण की दिशा में जब गति करता है तो उस गति को हम लोग गुरुत्वानुवर्तन गति कहते हैं, है ना बच्चों। लिखेंगे पौधा के अंग का, लिखेंगे बच्चों पौधा के अंग का गुरुत्वाकर्षण, क्या लिखेंगे बच्चों, गुरुत्वाकर्षण के दिशा में गति क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है, गुरुत्वानुवर्तन गति कहलाता है। चलिए एक और मैंने आप लोगों को बोला था कि एक और उदाहरण समझाएंगे। तो देखिए हम एक गमला ले लेते हैं, जो गमला नीचे गिरा हुआ रहेगा, ऐसे गमला बच्चों ऐसे मान लीजिए कि गिरा हुआ है ना, और इसमें हम लोग पौधा लगा दिए हैं, लेकिन पौधा नीचे नहीं जाएगा, पौधा हमेशा बच्चों कहाँ जाएगा, प्रकाश अनुवर्तन करता है, और प्रकाश तो हमेशा ऊपर से आता है ना बच्चों। चलो तो ये पौधा जो है ये ऊपर की तरफ गति कर लिया, ये समझ गए। लेकिन जो इसका जड़ रहेगा, अब जड़ बताओ जड़ कहाँ रहेगा, तो जड़ जो है ना इसका बच्चों नीचे आ जाएगा, जड़ इसका कहाँ आएगा, नीचे आएगा। आप लोग को जैसे जड़ बनाना आएगा आप लोग बना लीजिएगा बच्चों, इसका जो जड़ है वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो चलो आप लोग को मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया, इसका जड़ कहाँ जाता है, नीचे की तरफ हमेशा। तो ये जो गति देखने को मिलता है आप लोग बताइए तो कहाँ देखने को मिलेगा, यह गति बच्चों कहाँ देखने को मिलेगा, लिखेंगे क्या चीज, यह गति कहाँ पाया जाता है, यह गति बच्चों जड़ में पाया जाता है, जड़ में पाया जाता है। बताओ तो अब हम लोग सीख चुके हैं गुरुत्वानुवर्तन गति। तो यह पेड़ पौधा के जड़ में गति पाया जाता है। मैं थोड़ा इसको फ्लैट मोड में डाल दे रहा हूँ, जिसके कारण मान लीजिए कब से मैं ऐसे कर रहा हूँ, लेकिन अगर कॉल आ जाएगा तो सारा काम खत्म हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा हम लोगों को कि कट चुका है। चलिए जी आप लोग ये समझ चुके हैं क्या, दो चीज मैंने बताया, प्रकाश अनुवर्तन, जब पेड़ पौधा के अंग क्या करता है, प्रकाश की तरफ गति करता है उसको प्रकाश अनुवर्तन, और बच्चों देखो तो गुरुत्वानुवर्तन गति, तो पेड़ पौधा के अंग का गुरुत्वाकर्षण के दिशा में गति क्या कहलाता है, गुरुत्वानुवर्तन गति कहलाता है। इस प्रकार से हम लोग दोनों खत्म कर लिए। अभी और बच्चों है थोड़ा सा, आप लोग अच्छे तरीका से अगर सीख रहे होंगे, और जो लाइक नहीं कर रहे हैं तो आप लोग लाइक कर देंगे, क्लियर है। चलिए जी अब उसके बाद है जल अनुवर्तन गति। बच्चों क्या है, जलानुवर्तन लिख सकते हैं, जलानुवर्तन। अच्छा तो 90 से पता चल रहा है ना, 90 से क्या पता चल रहा है कि ऐसा गति जो जल की दिशा में गति करेगा। अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। जैसे बच्चों देखो एक हम यहाँ पर गमला रख देते हैं, एक बच्चों क्या कर रहे हैं, गमला रख देंगे, और इस गमला में हम एक पौधा लगा देंगे। तो जो पौधा हम लोग लगा दिए, शॉर्टकट में पौधा लगा रहे हैं, है ना। आप लोग अच्छे से जैसे ड्राइंग बनाना होगा आप लोग बना सकते हैं सब गति दर्शाने के लिए। तो देखिए बच्चों अब इसका जो इसका क्या रहेगा, जो जड़ रहेगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा बताइए तो। इसका बच्चों जो जड़ है, अगर मान लीजिए कि इस साइड में पानी है, अगर मान लीजिए जी यहाँ पर बच्चों बहुत पानी यहाँ पर इकट्ठा है, यहाँ पर पानी पूरा भंडार है या तालाब है, और यहाँ पर हम पौधा लगाए हैं। जरूरी नहीं है कि गमला में ही लगाएंगे बच्चों, जरूरी नहीं है कि गमला में लगाएंगे। अगर लगाए हैं तो इसका जो जड़ है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, तो जिधर पानी रहेगा, है ना बच्चों, किस डायरेक्शन में जाएगा, जिधर पानी रहेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं जलानुवर्तन। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यही, इसका जो तना है वो भी इसी साइड में मुड़ जाता है, घूम जाता है, समझ गए। अगर मान लीजिए पौधा रोपे हैं तो इसका जो भाग है ना ये भी ऐसे धीरे धीरे घूम करके, और इसके नजदीक में पानी रहेगा तो उसी डायरेक्शन में ये झुक जाता है, समझ गए ना। तो चलिए लिखे पौधे के अंग का जल के दिशा में गति, क्या लिखेंगे बच्चों, जलानुवर्तन गति पौधे के अंग द्वारा। बच्चों क्या लिखेंगे, पौधे के अंग द्वारा जल की दिशा में गति। बच्चों क्या लिखेंगे, जल की दिशा में गति जलानुवर्तन क्या कहलाता है, जलानुवर्तन गति कहलाता है, जलानुवर्तन गति कहलाता
कहलाता है। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैंने बता दूं कि ये जल अनुवर्तन गति है, ये लिखा नहीं है कि जड़ में होता है कि तना में होता है कि इसका शीर्ष भाग में होता है कि पत्ती में होता है, इसलिए हम इतना ही इसमें लिखेंगे। बताइए तो पौधा के अंग द्वारा जल की दिशा में गति क्या कहलाता है? जलानुवर्तन गति कहलाता है। मुझे लग रहा है कि आप लोग ये समझ चुके होंगे जलानुवर्तन गति के बारे में। अब मैं आप लोग को लिया चलता हूं कहां तक। अब बच्चों अगला जो है रासायनिक अनुवर्तन है। बच्चों क्या है अगला जो है 4 नंबर रासायनिक अनुवर्तन। रासायनिक अनुवर्तन गति। अब मैं आप लोगों को समझा दूं रासायनिक अनुवर्तन क्या होता है। सबसे पहले आप लोग एक इमेज देखिए। देखिए बच्चों, मान लीजिए कि ये कोई सीड है, सीड मतलब कोई बीज है, और इस पर एक आवरण लगा रहता है। बच्चों इसको बाहरी में क्या रहता है? आवरण लगा रहता है। अब ये आवरण को तोड़ करके इसमें से एक नया पौधा बच्चों अंकुरित होता है। इसमें से नया पौधा क्या होता है जी? अंकुरित होता है, निकलता है। समझ गए? इसमें से नया बच्चों क्या होता है? पौधा अंकुरित होता है। तो ये जो नया पौधा अंकुरित होता है, इस जिस गति के द्वारा होता है उसको हम लोग रासायनिक अनुवर्तन गति बोलते हैं। चलो अब इसको हम लिखेंगे, यह गति पौधे के रासायनिक उद्दीपनों के द्वारा होता है। बच्चों क्या लिखेंगे? यह गति पौधों के रासायनिक उद्दीपनों के द्वारा होता है। क्या होता है बच्चों? उद्दीपनों के द्वारा होता है। चलो अब आप लोग तो समझ गए रासायनिक अनुवर्तन गति क्या होता है। तो यह गति पौधे के रासायनिक उद्दीपनों के द्वारा होता है। और यह कहाँ गति देखने को मिलता है? तो यह पौधा के बीज या बीजांड में पाया जाता है ना बच्चों। यह गति बीज या बीजांड में पाया जाता है। यह गति बीज या बीजांड में पाया जाता है। बच्चों बीजांड किसका भाग होता है? तो ये फूल का होता है ना, फूल में बच्चों बीजांड होता है। तो अब आप लोग समझ चुके हैं रासायनिक अनुवर्तन गति क्या होता है। रासायनिक अनुवर्तन गति क्या होता है? तो यह रासायनिक उद्दीपनों के द्वारा बीज या बीजांड में देखे जाने वाले गति है, जिसके कारण पेड़ पौधा का जो बीज होता है वो अंकुरित होता है। इस प्रकार से हम लोग क्या कर लिए? ये खत्म कर लिए। अब थोड़ा सा बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़े ना। अभी हम लोग गति पढ़ लिए। अब बच्चों आप देखिए नियंत्रण और समन्वय के बारे में अब यहां से देखा जाए। नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय जब बच्चों मस्तिष्क आपको पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ बताएंगे। अभी जो चीज है जैसे जैसे किताब में सब चीज लिखा है सब आप लोग को लाइन बाय लाइन से बताते चल रहे हैं। आप लोग को फैक्ट भी बताएंगे बहुत सारा। जैसे आप लोग को ये भी चीज पता होगा कि मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है बच्चों वो 1350 ग्राम होता है या 1450 ग्राम भी होता है। 1350 या 1450 ग्राम भी होता है। अब ये कैसे पता चलेगा कितना होता है? तो जिसका जितना वजन होता है ना जी, जिसका जितना वजन होता है उसका 2% भाग इसका होता है। ठीक है ना। अगर मान लो कि कोई आदमी 70 kg का है तो 70 kg का 2% निकाल दो। 2% हटाएंगे बच्चों बटा में 100 आ जाता है। 1 0 से 1 0 और ये 7 दूनी 14 बच्चों कितना हो जाता है 10। मतलब 1 किलो और 400 ग्राम लगभग। ये चलते हम बोलते हैं कि आदमी का जो औसत जो दिमाग का वजन होता है वो कितना होता है? 1400 ग्राम का होता है। मतलब 1 किलो और 400 ग्राम। सबसे अगर देखा जाए कि सबसे ज्यादा तेज दिमाग किनका था, सबसे तेज दिमाग किनका था, तो आप लोगों को पता होगा आइंस्टीन का था। और आइंस्टीन का वो जो दिमाग था 1280 ग्राम का। आइंस्टीन का दिमाग कितना था? 1280 ग्राम का। तो समझ सकते हैं तो दिमाग के वजन बढ़ने से नहीं होता है। दिमाग का वजन बढ़ जाएगा भोदा हो जाएगा। दिमाग के जो सेल है ना वो बच्चों एक्टिव होना चाहिए। और दिमाग के सेल जो है और जो साइंटिस्ट लोग होता है केवल 15% ही उसका डेवलप हो पाता है। मतलब जितना एक्टिव को सिखाया है वो केवल 15% ही हो पाती है। समझ गए? और समझ जाइए कि अगर 100% हो जाएगा तो समझिए कितना होगा। जब 15% हो रहा है तो हम लोग वैज्ञानिक बन के और चांद पर चले जा रहे हैं।
और पूरा 100% हो जाएगा तो समझिए क्या करेंगे, पूरा ब्रह्मांड में हम लोग जाके घूम के आ जाएंगे पैदल है। देखिए बच्चों, नियंत्रण और समन्वय, जो नियंत्रण और समन्वय होता है अब किसमें कैसे होता है, अब यहां से अब आप लोगों को मैं बता रहा हूं, ठीक है ना जी। देखिए अगर हम बच्चों ये सारा चीज आप लोग समझ चुके हैं, कोई भी अगर वजन है जिसका, उसका 2% आदमी में दिमाग होता है। ये नहीं है कि अगर कोई 100 किलो का है तो उसमें दिमाग कम हो जाएगा, कैसे उसके दिमाग का वजन बढ़ जाएगा, ये नहीं है बच्चों। जो दिमाग है उसमें कितना जो एक्टिव है कोशिकाएं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। वजन जो दिमाग का कम है ज्यादा है उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। देखिए अब बच्चों अमीबा है, क्या है जी, अमीबा। अमीबा, अमीबा जो है एक कोशिकीय होता है बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे जो एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय जो जीव होता है, एक कोशिकीय, उसमें कैसे नियंत्रण होता है बच्चों। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि पादप में कैसे नियंत्रण होता है, उसके बाद बच्चों पढ़ेंगे कि जंतु में, और जंतु में खास करके मानव के बारे में पढ़ेंगे, मानव में नियंत्रण कैसे होता है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि बच्चों जो एक कोशिकीय जीव होता है, यह एक कोशिका से ही बना होता है। एक कोशिका मतलब खाली एगो कोशिका नहीं, लो एगो कोशिका हो गया, ऐसे नहीं, बल्कि एक ही प्रकार के बहुत सारे कोशिकाएं होती है, ठीक है ना। एक ही प्रकार के बहुत सारे कोशिकाएं होती है, इसलिए हम इसको एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। और उसी कोशिका के द्वारा इसका पूरा जितना कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है, सॉरी कार्य है, सब इसी के द्वारा होता है। देखिए बच्चों इसमें लिखेंगे उसी कोशिका के द्वारा, क्या लिखेंगे जी, उसी कोशिका द्वारा, उसी कोशिका द्वारा। तो अब तो आप लोग समझ में आ गया है कि उसी कोशिका मतलब जिस कोशिका से वो बना है, उसी कोशिका के द्वारा उस पर सारा नियंत्रण देख रेख सारा चीज होगा। बच्चों पादप जो है ना, इसमें ये हार्मोन्स के द्वारा होता है। क्या होता है बच्चों, हार्मोन्स के द्वारा होता है, हार्मोन्स के द्वारा। मैं सारे हार्मोन के बारे में बताने वाला हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों, हार्मोन्स के बारे में। अब बताओ तो इसमें कहीं मस्तिष्क होता है क्या, मस्तिष्क होता है, कहिएगा नहीं। सर इसमें बताइए तो यकृत होता है, यकृत मतलब कलेजा, नहीं। बच्चों इसमें बताइए तो किडनी होता है, किडनी, किडनी तो नहीं। इसमें पाचन तंत्र होता है, पाचन तंत्र नहीं। अरे जब होखबे नहीं करता है तो नियंत्रण कैसे करता है, तो बच्चों ये सारे नियंत्रण हार्मोन के द्वारा पेड़ पौधा हो जाता है। जैसे हम लोग में मस्तिष्क होता है ना बच्चों, मस्तिष्क होता है और हमारे शरीर में बहुत सारे तंत्रिकाएं होती है जो एक जगह से उद्दीपन को या एक जगह से सूचना को दूसरे जगह लाने का काम करती है। बच्चों ऐसा पादप में नहीं होता है, इसीलिए हम कहीं पेड़ को काटते हैं तो पेड़ को दर्द नहीं होता है, बल्कि अगर पेड़ ज्यादा काट दिए जाएंगे तो हम ही लोग को दर्द होगा। दर्द मतलब दुख होगा, बाद में आगे चल के पछतावा होगा। देखिए जी अब जंतु में, जंतु में क्या चीज पढ़ना है, मानव में। मानव में हम लोग देखेंगे तो दो प्रकार के नियंत्रण होता है बच्चों, एक जो है दिमाग के द्वारा जिसको हम लोग न्यूरॉन बोलेंगे, न्यूरॉन के जो कोशिका है ना बच्चों, न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र के द्वारा। बच्चों एक लिख लिया जाए तंत्रिका, तंत्रिका तंत्र के द्वारा, और दूसरा का बच्चों है हार्मोन्स के द्वारा। क्या होता है बच्चों, हार्मोन्स, हार्मोन्स के द्वारा, हार्मोन्स के द्वारा। यही बच्चों हार्मोन्स के द्वारा हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन जो होता है, यही हार्मोन्स के द्वारा होता है, जो लास्ट वाला टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है। जैसे बच्चों जैसे हम लोग का आकार बढ़ता है, आकार मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो फेस पे, चेहरा पर बाल दाढ़ी आने लगता है, वैसे ही महिलाओं में कुछ चेंजेस होता है। तो ये सारे बच्चों हार्मोन्स के द्वारा ही होता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये कोशिका के बारे में, एक कोशिका के तो आप लोग समझ चुके हैं कि उस कोशिका द्वारा, लेकिन हम लोग को पढ़ना क्या है, तो पादप में हार्मोन के बारे में। चलिए पादप में बच्चों नियंत्रण पढ़ेंगे, पादप में नियंत्रण। और बच्चों पादप में जो नियंत्रण है, पादप में नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो हार्मोन्स के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों, हार्मोन्स के द्वारा होता है। ये तो आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे क्योंकि मैंने कई बार इसको रिपीट करवा दिया। तो सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट बनता है कि पादप हार्मोन क्या है बच्चों, क्या बनेगा जी, पादप हार्मोन्स क्या है, यही ना बनेगा, पादप हार्मोन्स क्या है। और ये आप लोग के एग्जाम में आ जाए तो क्या करेंगे आप लोग, कैसे लिखेंगे, ये जरूरी है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले मैं पादप हार्मोन का लिख दे, पौधे के जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ। क्या लिखेंगे बच्चों, पौधे के जैविक क्रियाओं। जैविक क्रिया मतलब बच्चों क्या होता है, जैविक क्रियाओं,
जैविक क्रिया का मतलब जिसे हम श्वसन कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं, पाचन कर रहे हैं, सब जैविक क्रिया। मतलब जिसके द्वारा जीव का अनुरक्षण या देखरेख किया जाता है वो सारे बच्चों क्या कहलाता है? जैविक क्रिया कहलाता है। समझ गए ना? तो पौधे के जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय, बच्चों क्या लिखेंगे? समन्वय स्थापित करना, समन्वय स्थापित करना क्या कहलाता है? अच्छा, समन्वय स्थापित कराना। देखिए, पौधे के जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित कराने वाले बच्चों, कराने वाले रासायनिक पदार्थ को क्या बोलेंगे बच्चों? कराने वाले रासायनिक पदार्थ को बताइए क्या कहते हैं? रासायनिक पदार्थ को पादप हार्मोन कहते हैं। बच्चों बताइए तो क्या कहते हैं? पादप हार्मोन्स कहते हैं। पादप हार्मोन्स कहते हैं। चलो, आप लोग समझ गए ना? यही हार्मोन के द्वारा पेड़ पौधा में पूरा नियंत्रण होता है। अब ये जो पूछा जाए कि पादप हार्मोन कौ प्रकार का होता है तो क्या कहोगे बच्चों? पादप हार्मोन कितना प्रकार का होता है? तो याद रखिएगा, पादप हार्मोन 5 बच्चों क्या होता है? 5 प्रकार के होते हैं। चलो, आप लोग समझ गए क्या? बोलिए तो, पादप हार्मोन कौ प्रकार का होता है? 5 प्रकार के। अब पांचों का मैं नाम लिखूंगा ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो और सब आप लोग याद भी रखें, है ना? चलिए जी, तो इसको जूम कर लिया जाए और देखो, पांचों का मैं नाम लिखवा रहा हूं बच्चों। सबसे पहला जो है ऑक्सिन हार्मोन है। क्या है जी? ऑक्सिन हार्मोन। क्लियर? ऑक्सिन हार्मोन से है। दूसरा का मेरे प्यारे बच्चों है जिब्रेलिन। क्या है जी? जिब्रेलिन। ठीक है, दूसरा का बच्चों जिब्रेलिन है। तीसरा का साइटोकाइनिन बच्चों, तीसरा का क्या है? साइटोकाइनिन। चौथा है एब्सिसिक एसिड। क्या है? एब्सिसिक अम्ल। और बच्चों पांचवा जो है एथिलीन है। पांचवा बच्चों क्या है? एथिलीन। अब ये पांचवा हार्मोन के बारे में अब आज मैं आप लोगों को समझा दूं और तब जाकर के आज का क्लास में अंत करूंगा। और अगला बच्चों जो चैप्टर रहेगा या अगला क्लास जो रहेगा, न्यूरॉन पढ़ेंगे, मानव मस्तिष्क पढ़ेंगे और हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग को अगर नए जब रहेंगे तो सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। सब्सक्राइब करने से बच्चों कुछ होता नहीं है, केवल यही होता है कि आप लोग के पास वीडियो पहुंच जाता है। और जब आप लोग के पास पहुंच जाएगा और मेरा वीडियो, तो आप लोग तो बिना देखे मानेंगे नहीं, है ना? चलिए जी, तो अब आगे बढ़ा जाए। और बच्चों अब हम लोग ऑक्सिन हार्मोन के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। ऑक्सिन हार्मोन है ना बच्चों? ऑक्सिन हार्मोन, चलिए इसके बारे में अब मैं आप लोग को बताऊं। सबसे पहले बच्चों 1 नंबर पॉइंट लिखेंगे। ये पहला नंबर है, इसका 1 नंबर पॉइंट लिखिए। यह बच्चों वृद्धि हार्मोन है। यह वृद्धि हार्मोन माने पेड़ पौधा की वृद्धि में यही सहायक है। यह वृद्धि हार्मोन है बच्चों। यह क्या है? वृद्धि हार्मोन है। चलो, आप लोग अच्छे से समझ गए क्या? यह वृद्धि हार्मोन है। कहोगे कि कैसे सर? तो ये पेड़ पौधा को वृद्धि करवाता है। अगर ऑक्सिन हार्मोन नहीं रहेगा तो पेड़ पौधा की वृद्धि नहीं होगा। दूसरा का बच्चों अगर लिखा जाए, यह बच्चों कोशिका विभाजन क्या करता है जी? यह कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन में बच्चों क्या करता है? कोशिका दीर्घन में सहायक होता है। अगला बच्चों टॉपिक लिखेंगे 3 नंबर में। यह 3 नंबर में क्या लिखा जाए बच्चों? तो लिख लीजिए, यह पौधा के शीर्ष भाग
बच्चों कहाँ पाया जाता है? यह पौधा के शीर्ष भाग एवं तन्नों में पाया जाता है। तन्नों, सॉरी तना नहीं, शीर्ष भाग एवं तना, तना तो होगा, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। बच्चों क्या होता है? एवं पत्तियों में पाया जाता है। चलो आप लोग को मैं क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। देखो, यह पौधा के शीर्ष भाग एवं तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। दोबारा एवं नहीं होगा, एक जगह कॉमा लगा दिया जाए। शीर्ष भाग कॉमा तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। देखिए जी, अगर हम यहाँ पर बच्चों एक पौधा लगा देते हैं, अगर कोई मान लीजिए कि हम पौधा लगा दिए हैं, ठीक है ना, यहाँ पर कोई हम पौधा लगा दिए हैं तो ये अच्छा ग्रो करता है, ठीक है ना। ये बच्चों क्या करता है? ग्रो ठीक ठाक करेगा। ये हम लोग पौधा बना देंगे कोई, तो ये बताइए कहाँ पाया जाता है? तो ये शीर्ष भाग में, पत्तियों के बच्चों कहाँ होता है? शीर्ष भाग में पाया जाता है। और पौधा को वृद्धि करने में, लंबाई को बढ़ाने में मदद करता है। और कहीं यहाँ से तना निकल जाएगा ना जी, यहाँ से तना निकल जाएगा तो ये तना को भी आगे वृद्धि करने में मदद करता है। तो क्या आप लोग समझ गए? अब मैं पूछूंगा, बताइए तो ऑक्सीजन हार्मोन कहाँ होता है? ऑक्सीजन हार्मोन कहाँ होता है? तो पौधा के शीर्ष भाग में, तना में एवं पत्तियों में। अब मान लो कि कोनो बकरी आई, एगो बच्चों बकरी बनाने में अब तो टाइम लगेगा, एगो बकरी बना दे रहे हैं जी। बकरी आई और बकरी आके इसको पुलिंगी चबा गई, तना खा गई। अब बताओ, जब ये चबा जाएगी तो साथे साथे क्या चढ़ जाएगी? इसका पुलुंगी चढ़ जाएगी, जो इसका पुतुली चाहे कुछ जो इसको कहेंगे, जो इसका जो शीर्ष भाग है वो चढ़ जाती है। तो अब बताइए, आदमी जो कहता है कि बकरी के मुंह में क्या होता है? थोड़ा सा गर्मी होता है, जिसके कारण जब चबा जाती है तो बढ़ता नहीं है। लेकिन बच्चों ऐसा बात नहीं है, इसके ऊपर भी ऑक्सीजन हार्मोन था, वो हार्मोन में खा गई। तो जब हार्मोन खा जाएगी तो अब स्रावित नहीं होगा, जिसके कारण अब इसको वृद्धि करने में बच्चों बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगता है और पेड़ जल्दी जल्दी ग्रो नहीं करता है, क्योंकि जो इसमें ऑक्सीजन हार्मोन था वो सारे खा गई। अब फिर से स्रावित होगा, फिर से स्रावित होगा तब ना। ये कब से मक्खी पड़ रही है मेरे साथ? देखो, यह पौधा के शीर्ष भाग, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। ये आप लोग अच्छे से समझ गए। अगर मान लीजिए कि अगर शीर्ष भाग अगर टूट गया बच्चों, शीर्ष भाग अगर मान लीजिए टूट गया तो पौधा की वृद्धि क्या हो जाती है? बाधित हो जाती है। क्या हो जाएगी बच्चों? यह शीर्ष भाग काट दिया जाए तो पौधा की वृद्धि बाधित हो जाती है। बच्चों लिख लीजिए चौथा नंबर, पौधा के शीर्ष भाग। बच्चों क्या लिखेंगे? पौधा के शीर्ष भाग काट देने पर पौधा की वृद्धि बच्चों क्या हो जाएगी? पौधा की वृद्धि बच्चों, पौधा की वृद्धि जो है बाधित हो जाएगी। पौधा की वृद्धि बाधित हो जाती है, बाधित हो जाती है। चलो आप लोग समझ गए क्या? पौधे के शीर्ष भाग काट देने पर पौधा की वृद्धि बाधित हो जाती है। इस प्रकार से मैंने आप लोग को ऑक्सीजन हार्मोन के बारे में आप लोग को समझा दिया है। बताइए ऑक्सीजन हार्मोन क्या है? और ऑक्सीजन हार्मोन बच्चों क्या है? वृद्धि हार्मोन। कहाँ पाया जाता है? तो ये पौधा के शीर्ष भाग में। अगर शीर्ष भाग को काट दिया जाए तो बताइए क्या होगा? तो पौधा की जो वृद्धि है बाधित हो जाती है। बच्चों दूसरा का हमने लिखवाया है जिब्रेलिन। बच्चों दूसरा का बताइए क्या लिखवाया है? जिब्रेलिन्स लिखवाया है, जिब्रेलिन्स लिखवाया है। बच्चों जिब्रेलिन्स हार्मोन भी क्या है? तो यह भी वृद्धि हार्मोन है। यह भी बच्चों क्या है? वृद्धि हार्मोन है। बच्चों यह भी क्या है? वृद्धि हार्मोन है। यह भी वृद्धि हार्मोन है। इसके द्वारा भी बच्चों क्या होता है? कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन होता है। बच्चों इसके द्वारा भी क्या होता है? कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन होता है। समझ गए? इसके द्वारा भी बच्चों क्या होता है जी? इसके द्वारा भी वृद्धि हार्मोन के द्वारा, सॉरी जिब्रेलिन हार्मोन के द्वारा क्या होता है? कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन में सहायक होता है ये भी। लेकिन यह बच्चों शीर्ष भाग में नहीं पाया जाता है। यह बच्चों कहाँ पाया जाता है? तो ये जो मेन उसका स्तंभ होता है ना, और जो पेड़ है जहां से निकला है उसका जो मेन भाग है उसमें यह पाया जाता है। ठीक है, यह स्तंभ के आकार में मोटाई बढ़ाने में मदद करता है बच्चों। यह स्तंभ के मोटाई क्या करता है बच्चों? यह स्तंभ के मोटाई मान जो आकार है उसका, तो मोटाई बढ़ाने में सहायक होता है। सहायक
होता है। चलो आप लोग ये याद कर लोगे क्या, यह स्तंभ की मोटाई, जैसे पेड़ पौधा है तो उसका आकार जो है वो मोटा भी तो होता है, तो उसमें बताइए कौन उत्तरदायी होता है, तो जिब्रेलिन्स हार्मोन है बच्चों। कौन है, जिब्रेलिन्स हार्मोन। ठीक है, जिब्रेलिन्स हार्मोन के द्वारा क्या होता है, पेड़ पौधा जो है वो मोटा पतला होता है। अब कहिएगा सर खाना होना सब कौन के द्वारा, हार्मोन के द्वारा सब नियंत्रण होता है, तो देखिए मैं बता रहा हूँ बच्चों, खाना जो है बनाना और नियंत्रण करना ये सब दूसरा दूसरा है। उसमें देखो खाना जो बनाने वाला है क्लोरोफिल होता है, सूर्य के प्रकाश से खाना बनाता है, उसको पहुंचाने वाला दूसरा है। हार्मोन का काम क्या है, पेड़ पौधा को उसमें फल फूल को लगाना, पौधा को वृद्धि करना, ये सारे चीज नियंत्रण यही सब कहलाता है ना। तो यह स्तंभ के मोटाई बढ़ाने में मदद करता है। क्लियर है। बड़े आकार के फल एवं फूल के उत्पादन में सहायक होता है बच्चों। इसमें क्या लिखेंगे, चौथा नंबर लिख लीजिए, बड़े आकार के फल एवं बड़े आकार के फल एवं फूल उत्पादन में सहायक। ठीक है, अगर कोई मान लो बड़ा आकार के जो फल होता है तो उसमें भी जिब्रेलिन्स हार्मोन्स को क्या करता है, उसको वृद्धि को ग्रो करवाता है। ठीक है, ग्रो मतलब बढ़वाता है। बीज रहित फल के उत्पादन में ऑक्सीजन हार्मोन के जैसा इसका भी काम रहता है। तो आप लोग ये जिब्रेलिन हार्मोन का सारे काम लिख लेंगे। और बच्चों अब हम लोग पॉइंट वाइज ये सब पढ़ रहे हैं, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद है तीसरा का नंबर पे साइटोकाइनिन। क्या है जी, 3 नंबर पे, हाँ साइटोकाइनिन है। 3 नंबर पे बच्चों है साइटोकाइनिन। 3 नंबर पे क्या है जी, साइटोकाइनिन। आप लोग इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। यह हार्मोन बीज के भ्रूण कोश एवं जड़ में संश्लेषित होता है बच्चों। यह क्या लिखेंगे, यह हार्मोन पौधा के बीज कोश बच्चों कहाँ होता है, बीज कोश एवं जड़ में पौधा के जो बीज होता है उसमें और जड़ में बच्चों क्या होता है, स्रावित होता है, जड़ में संश्लेषित होता है। संश्लेषित मतलब निर्माण होना। ठीक है ना, संश्लेषित होता है। चलो मुझे लग रहा है कि आप लोग साइटोकाइनिन का ये को काम समझ चुके। साइटोकाइनिन का बच्चों क्या है, सब चल रहे हैं ठीक। हाँ, साइटोकाइनिन यह भ्रूण कोश एवं जड़ में पाया जाता है। बीज कोश या भ्रूण कोश यहाँ पर बोला जाए, जो बच्चों लिखा है वही लिखवा रहा है, भ्रूण कोश एवं जड़ में पाया जाता है। ठीक है ना। यह पेड़ पौधा को अधिक समय तक पर्णहरित बच्चों क्या लिखेंगे, दूसरा का, ये तो पहला हो गया, दूसरा का बच्चों लिखेंगे यह बहुत इसका इंपॉर्टेंट है, यह पेड़ पौधों को अधिक समय तक पर्णहरित बच्चों क्या करता है, पर्णहरित। चलो आप लोग याद कर लो कि यह पेड़ पौधा को अधिक समय तक पर्णहरित, अर्थात पर्णहरित मतलब बच्चों क्या होता है, पर्णहरित मतलब क्लोरोप्लास्ट को नष्ट होने से बचा देता है। पर्णहरित माने क्लोरोप्लास्ट को नष्ट होने से बचाता है। चलो आप लोग बताओ तो यह पेड़ पौधा को क्या करता है, अधिक समय तक पर्णहरित, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट को नष्ट होने से बचाता है। माने पेड़ पौधा जो रहेगा उसका पत्ता जो रहेगा अधिक समय तक ताजा और हरा रहता है। ये भी लिख लीजिए। इसके चाहे इस हार्मोन के कारण पत्ता अधिक समय तक हरा एवं ताजा रहता है ना, हरा एवं ताजा रहता है। जो बच्चों पत्ता है, पत्ता इस हार्मोन के कारण क्या होता है, पत्ता अधिक समय तक हरा रहेगा और ताजा रहेगा।
चलो ये समझ में आ गया। तो हमने साइटोकाइनिन के बारे में आप लोगों को बताया बच्चों। अभी और है, यह हार्मोन के कारण पत्तियां अधिक समय तक हरी और ताजी रहती है। हरी और ताजी लिखा जाए क्योंकि पत्ता जो होगा स्त्रीलिंग होगा। फलों एवं बीजों में इसकी सांद्रता अधिक होती है बच्चों, ये लिख लीजिए पांचवा। फलों एवं बच्चों क्या लिखेंगे, फलों एवं बीजों में, फलों एवं बीजों में इसकी सांद्रता, इसकी बच्चों क्या होती है, सांद्रता अधिक होती है, अधिक होती है। चलिए मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ चुके हैं। साइटोकाइनिन आप लोग समझ चुके हैं ना। साइटोकाइनिन का आप लोग सारे चीज याद कर लीजिएगा। अब बच्चों एफसीसी का है जो सबके विरुद्ध में काम करेगा, ये आप लोग को समझ में आ गया है। अब देखिए साइटो एफसीसिक एसिड, अब क्या पढ़ेंगे बच्चों, एफसीसिक, है ना, एफसीसिक अम्ल। ये सब उल्टा उल्टा काम करेगा। यह वृद्धि रोकता है ना, तो बच्चों क्या होगा कि पेड़ बढ़ रहा है तो बढ़ते रह जाएगा, कब रुकबे नहीं करेगा। तो ये उसके विरोध में भी काम करता है ना, यह विरोध में काम करता है। सब लिखा जाए, यह वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है बच्चों। क्या है, यह वृद्धि को रोकने वाला, यह वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है, यह वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है। यह ऑक्सिन और जिब्रेलिन के प्रभाव के उल्टा कार्य करता है बच्चों। यह क्या करता है, दूसरा का लिखा जाए, यह ऑक्सिन बच्चों यह क्या करता है बताइए तो, यह ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन, जिब्रेलिन के प्रभाव, जिब्रेलिन के जो प्रभाव है, प्रभाव के उल्टा, है ना, यह जिब्रेलिन के प्रभाव के उल्टा कार्य करता है। चलिए, यह ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन के प्रभाव के क्या करता है, उल्टा कार्य करता है। और बच्चों लिख लिया जाए, यदि इस हार्मोन को पौधा पर छिड़क दिया जाए तो शीघ्र ही पत्तियां वृक्ष से अलग हो जाती है बच्चों। तीसरा का लिखा जाए, यदि इस हार्मोन को पौधा पर बच्चों क्या करेंगे बताए तो, पौधा पर छिड़क दें, यदि इस हार्मोन को पौधा पर छिड़क दे तो पत्तियां पेड़ से क्या हो जाती है, पेड़ से अलग हो जाती है, अलग हो जाती है तथा पेड़ मुरझा जाता है बच्चों। क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। अब मान लीजिए कि पेड़ में पत्ता ही नहीं रहेगा तो उसका खाना नहीं बन पाएगा, और खाना नहीं बनेगा तो पेड़ क्या हो जाएगा, धीरे धीरे मुरझा जाता है। अगर इस किसी पर हम छिड़क दें, किसी माने पौधा पे, तो उसका पत्ता गिर जाएगा और यह क्या होता है, यह बताइए क्या होता है, तो यह पेड़ पौधा को मुरझा भी सकता है। उसके बाद एक बच्चों है कि यह कोशिका विभाजन, कोशिका दीर्घन में कोशिका दीर्घन को रोकती है बच्चों, कोशिका दीर्घन को रोकती है। अरे कोशिका विभाजन के द्वारा ही पेड़ पौधा में वृद्धि होता है और ये उसी को रोक देता है ना। तो एफसीसिक एसिड बच्चों ये चौथा नंबर था, और पांचवा है एथिलीन। ये सारी चीज आप लोग समझ चुके हैं ना, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। एफसीसिक एसिड बच्चों इसका दोष है तो गुण भी है ना, ना तो पेड़ बढ़ते चल जाएगा तो टूट जाएगा ऊपर वैसे। चलो अब बच्चों है एथिलीन। अब जो पांचवा नंबर है एथिलीन है, एथिलीन। इसका मेन काम जो है ना, ये फल को पकाने में आता है बच्चों। क्या लिखेंगे, यह गैस के रूप में पाया जाता है। जो एथिलीन है बच्चों, यह क्या होता है, यह
गैस के रूप में, गैस के रूप में, गैस के रूप में पाया जाता है। और बच्चों ये हार्मोन जो है ना, ये हम लोग कृत्रिम रूप से भी तैयार कर चुके हैं, जिसको लिक्विड फॉर्म में और गैसीय रूप में दोनों तरीका से रखे हैं। जैसे आम जो है बच्चों, चाहे जो केला है, उसको पकाने के लिए हम ये एसिटिलीन का यूज करते हैं, ठीक है। यह फल को पकाने वाला हार्मोन है बच्चों। दूसरा का लिख लीजिए, यह फल को बच्चों, यह फल को पकाने वाला हार्मोन है, फल को पकाने वाला हार्मोन है ना। यह फल को पकाने वाला हार्मोन है। चलो इसके बाद बच्चों लिखेंगे, इसके बाद लिखा जाए, यह फलों फूलों बीजों एवं पत्तियों में पाया जाता है। बच्चों यह कहाँ पाया जाता है? यह फलों, क्या लिखिएगा, फलों फूलों पत्तियों एवं बीजों में पाया जाता है, एवं बीजों में पाया जाता है। बच्चों ये क्या होता है? बीजों में पाया जाता है। उसके बाद है, यह सामान्यतः उच्च श्रेणी के पौधों में पाया जाता है। बच्चों यह क्या होता है? यह सामान्यतः माने हमेशा खातिर, यह सामान्यतः उच्च श्रेणी माने जो बड़का बड़का पौधा है, उच्च श्रेणी के पौधा में पाया जाता है। यह उच्च श्रेणी के पौधा में पाया जाता है। कृत्रिम रूप से फल पकाने में इसका उपयोग होता है बच्चों। अगला है कृत्रिम रूप, माने वही कि हम लोग अपने से ये छिड़काव करके किसी फल पे और उसको पका सकते हैं। कृत्रिम रूप से फल पकाने में सहायक होता है। और इस प्रकार से बच्चों हम लोग पेड़ पौधा में जो 5 हार्मोन था पढ़ लिए हैं। अब कल जो क्लास होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को मैं बता दूं, वो हम लोग मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, या मानव नियंत्रण के बारे में पढ़ेंगे। मानव में नियंत्रण के बारे में, है ना। मानव में नियंत्रण के बारे में पढ़ेंगे। मतलब मुख्य रूप से इसमें नियंत्रण में हम लोग न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? न्यूरॉन के बारे में। और उसके बाद बच्चों हम लोग मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, मस्तिष्क के बारे में। तो आप लोग ये क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए होंगे तो, ताकि आप लोग के पास नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग से मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद।